अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप तमाम लोग। और उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपने छठे चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक जो है इंतहाई अहमियत का हामिल, वो है जी बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली एक साइंटिस्ट था और उन्होंने एक थ्योरम दिया, एक इक्वेशन दी, और वो इतनी अहम थी, वो इतनी अहमियत की हामिल थी कि उन्होंने फ्लूइड के बहुत सारे मसाइल हल कर दिए। तो उस थ्योरम को या उस इक्वेशन को फिर नाम दिया गया कि बर्नौली इक्वेशन। और उसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो इतनी ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं, हम आप बाद में जब स्टार्ट करेंगे बर्नौली इक्वेशन पढ़ने के बाद एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन, तो आप लोगों को पता चलेगा कि बर्नौली इक्वेशन कितनी अहमियत की हामिल थी। अब वो कहता क्या था पहले समझ लें, फिर हम इसकी डेरिवेशन की तरफ और डेफिनेशन की तरफ और उस तरफ जाएंगे। लेकिन सबसे पहले आप समझें कि बर्नौली इक्वेशन बेसिकली कहना क्या चाह रहा है। ये एक पाइप है और इस पाइप के अंदर फ्लूइड मूव कर रहा है। शर्त ये है कि ये जो फ्लूइड हो उसका जो फ्लो हो वो टर्बुलेंट ना हो, बल्कि ये फ्लो कौन सा हो, ये फ्लो लैमिनार हो या स्टडी फ्लो एक पर। तो पहली शर्त क्या है कि फ्लो जो हो वो कौन सा हो, स्टडी फ्लो हो। दूसरी शर्त ये है कि नॉन विस्कस हो। बड़ी वजाहत के साथ बता चुका हूँ विस्कस नॉन विस्कस, तो आप लोगों को समझना चाहिए कि ये क्या होना चाहिए, स्टडी फ्लो हो, नॉन विस्कस हो। और तीसरी बात क्या है कि इनकम्प्रेसिबल हो। इनकम्प्रेसिबल हो, ठीक है जी। डायरेक्ट पहले एक अपनी मंजिल पे जाते हैं। मैं कहते रहता हूँ ना कि मंजिल का पता हो तो रास्ते आसान हो जाते हैं, तो हम डायरेक्ट मंजिल पे जाते हैं कि हमने बर्नौली इक्वेशन में जाना कहाँ पे। तो जनाब बर्नौली इक्वेशन आपको कहती है प्रेशर प्लस रो जी एच प्लस 1/2 रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। बर्नौली इक्वेशन कहती है जनाब कि ये तीन चीज़ें, ये तीन क्वांटिटीज़, इनका जो आपके पास ये ऐड हो रही हैं, तो इनका ऐड अप जो है ये हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब ये क्वांटिटीज़ क्या क्या है, पहला तो आपको नज़र आ रहा है क्या है, प्रेशर है। दूसरा देखें, ये आपको थोड़ा बहुत पोटेंशियल एनर्जी की तरह नहीं नज़र आ रहा, रो जी एच, मतलब हम पढ़ते थे एम जी एच। तो चलें देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, एम जी एच। और अगर मैं दोनों तरफ वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं, इसको दोनों तरफ से वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं, तो ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और इधर देखिए एम और वी ये मिलकर क्या बना देंगे, ये रो बना देंगे, तो ये हो जाएगा रो जी एच। तो इसका मतलब है कि ये जो टर्म है ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और इधर देखें जी, ये चीज़ देखिए, ये भी आप लोगों को खुद थोड़ा बहुत देखी देखी लग रही होगी। क्या लग रहा है, ये कोई काइनेटिक एनर्जी की तरह चीज़ नहीं लग रही। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv स्क्वायर। और अगर मैं काइनेटिक एनर्जी के नीचे वॉल्यूम को डिवाइड करूं तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और इधर देखिए ये क्या हो जाएगा, 1/2 m/v r स्क्वायर। और ये m/v क्या है, रो है, तो 1/2 रो v स्क्वायर, सॉरी r नहीं v स्क्वायर, रो v स्क्वायर। ठीक है, ये v वॉल्यूम है और ये वेलोसिटी है। तो ये क्या बन रहा है, 1/2 रो v स्क्वायर। तो ये क्या चीज़ आ गई, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो अब ये कहना क्या चाह रही है हमें बर्नौली इक्वेशन कि जनाब द सम ऑफ प्रेशर एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये तीनों मिकदारें जब सम हो रही हैं तो इनका जो सम होगा वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये आपस में कम या ज़्यादा हो सकती हैं, ये बढ़ जाए ये कम हो जाएगी, ये बढ़ जाए ये कम हो सकती है, ये ज़्यादा हो जाएगी ये कम होगी, प्रेशर कम होगा, काइनेटिक एनर्जी प्रेशर एनर्जी में कुछ बढ़ जाएगा, ये कम या ज़्यादा हो सकती हैं। बट ओवरऑल टोटल रिजल्ट क्या रहेगा,
सिस्टम का, एक ही सिस्टम का क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कैसे जी, मैं एक मिसाल के तौर पर, ये मिसाल वैसे यहाँ पर बर्नौली इक्वेशन की मिसाल नहीं है, समझाने के लिए। फर्ज किया आपके पास a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 20 है। आपको ये पता है कि इनका आंसर 20 है। अच्छा, आप कहते हैं 5 प्लस 10 इज इक्वल टू 20। अच्छा, 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 20। ठीक है जी। अच्छा, फिर हम कह सकते हैं जनाब 10 प्लस 0 इज इक्वल टू, इन तीनों सूरतों में ये वैल्यूज चेंज हुई हैं। ये 5 5 10 है, ये 10 5 5 है, 10 10 0 है, बट रिजल्ट पर कोई फ़र्क, ये क्या रहा है, ये कांस्टेंट रहा है। तो इसका क्या मतलब हो गया भाई, इसका मतलब ये हुआ जनाब कि आपके पास ये प्रेशर, पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी, ये फ्लो के साथ कम या ज़्यादा हो सकती हैं, बट आपके पास ओवरऑल जो रिज़ल्ट है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये हमें क्या बताता है, बहुत कुछ बताता है। बर्नौली इक्वेशन की इतनी ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं कि आप सोच नहीं सकते। इसके बाद के नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं वो सारी एप्लीकेशंस हैं बर्नौली इक्वेशन की। और क्या क्या चीज़ है जो बर्नौली इक्वेशन ने नहीं बताई। बर्नौली को 2-3 जो अहम है, ताकि आप लोगों को पता चले कि बर्नौली इक्वेशन की अहमियत कितनी है। जो एरोप्लेन होते हैं, ठीक है जी, किसी सूरत भी मेरे ख्याल में ये एरोप्लेन लग नहीं रहा, लेकिन चलें आप मान लें कि ये कुछ एरोप्लेन है सही, अब कुछ लगने लगे। ये एरोप्लेन है, हवाई जहाज़, इसके जो उड़ने का उसूल है, ये कैसे उड़ता है, कैसे फ्लाई करता है, ये आपको बर्नौली इक्वेशन ने बताया था। वो हम आगे पढ़ेंगे, बट अभी आप देखते जाएं कि कितनी अहमियत की हामिल चीज़ है। बर्नौली इक्वेशन ने आपको प्रेशर और वेलोसिटी का रिलेशन बताया कि प्रेशर के कम या ज़्यादा करने से वेलोसिटी पर क्या फ़र्क पड़ता है, वेलोसिटी कम या ज़्यादा करने से प्रेशर पे क्या फ़र्क पड़ता है। और इसी चीज़ को जब आप इस्तेमाल करते हैं, जब हम क्रिकेट खेल रहे होते हैं, तो कोई फास्ट बॉलर बॉल करवाता है, जैसे वसीम अकरम करवाते थे, तो क्या होते हैं, आउट स्विंग होती है या इन स्विंग होती है, हवा के अंदर ही, तो उस पर क्या लग रही होती है, बर्नौली इक्वेशन लग रही होती है। टॉरिसल थ्योरम हो गया, और बहुत सी चीज़ें जो कि फिजिकल वर्ल्ड में बहुत इस्तेमाल हो रही हैं, उसके पीछे क्या है, बर्नौली इक्वेशन। तो हम पढ़ते हैं जनाब, बर्नौली इक्वेशन जो है वो यहाँ तक कैसे पहुँची है। मेन ये बर्नौली इक्वेशन है, ठीक है, तो यहाँ तक हमने इसे पहुँचाना है। तो हम जाते हैं जनाब, स्टार्ट करते हैं इसकी डेरिवेशन, और हम यहाँ तक इसे लेकर आते हैं। तो जनाब क्या डेफिनेशन हुई बर्नौली इक्वेशन की, कि फॉर एन इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस फ्लूइड जो होना चाहिए वो क्या हो, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए और नॉन विस्कस, और उसका जो फ्लो हो कौन सा हो, स्टेडी फ्लो, में पहले बता चुका हूँ। द सम ऑफ प्रेशर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज अ कांस्टेंट। तो दिस इज नोन एज द बर्नौली इक्वेशन। तो अब हम आते हैं जनाब इसकी डेरिवेशन की तरफ। ये उम्मीद है आप लोगों को इसकी डेफिनेशन समझ आ गई। अच्छा जी, क्या है, हमारे पास एक सिस्टम है, जैसे पहले बता चुका हूँ, ठीक है, और एक हाइट पे है। तो अब सरफेस से ये हाइट क्या बन रही है, h1, और ये क्या बन रही है, h2। मैं यहाँ पर एक पैच लेता हूँ, एक सेक्शन लेता हूँ, और उसका जो विड्थ है वो कितनी है, डेल x1 कह देता हूँ उसे, और इसका जो एरिया है वो क्या हो गया, A1 होगा, और इस पर जो प्रेशर लग रहा है वो क्या होगा, P1 होगा। आ रही समझ। और इसमें जो मैस है इतना फ्लूइड का वो क्या होगा, डेल m। अब उतनी ही मैस का मैं यहाँ पर, जितना मैस मैंने यहाँ लिया था, मैस सेम रखूँगा, और यहाँ पर एक और पैच लेता हूँ, और सिस्टम लेता हूँ, और इससे मैं इसकी जो विड्थ है वो कितना होगी, डेल x2, इसका एरिया कितना हो गया, A2, और इस पर जो प्रेशर लग रहा है वो क्या है, P2। अब हम आते हैं डेरिवेशन की तरफ। तो अब हम इस
ये जो है जैसे हम केस 1 कह रहे हैं या सेक्शन 1 कह रहे हैं, हम इसका वर्क निकालते हैं। तो आपको पता है वर्क क्या होता है, W इज इक्वल टू एफ डी। तो क्या लिख सकता हूँ, W इज इक्वल टू एफ डेल एक्स। अगर 1 की बात कर रहा हूँ तो W1 इज इक्वल टू F1 डेल एक्स 1 लिख सकता हूँ जी। अब देखिए जी, W1 इज इक्वल टू फोर्स। आप लोगों को पता होगा कि प्रेशर किसकी इक्वल होता है, प्रेशर इक्वल होता है फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। यहाँ से अगर मैं फोर्स निकालना चाहूँ तो एरिया इधर आ जाएगा, तो फोर्स हो जाएगा प्रेशर इनटू एरिया। तो यहाँ मैं पुट कर सकता हूँ, इसकी जगह क्या आ जाएगा, P1 है तो 1 A1 डेल एक्स 1। आगे समझ। अब देखिए जी, वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी आपके पास होती है डेल एक्स ओवर डेल टी। तो यहाँ से अगर मैं डेल एक्स निकालना चाहूँ तो डेल एक्स क्या हो जाएगा, v इंटू डेल टी हो सकता है। अब देखिए क्योंकि टाइम मैं एक जैसा ले रहा हूँ, टाइम यहाँ और यहाँ पर सेम है, डिफरेंस नहीं है दो टाइम्स का, तो मैं डेल टी को टी ले सकता हूँ। तो डेल एक्स इज इक्वल टू वी टी आ गई। तो यहाँ पर मैं पुट कर सकता हूँ इस डेल एक्स वन की जगह W1 इज इक्वल टू P1 A1 V1 और T। ये मेरे पास निकल आया वर्क डन अपरेंट। ठीक है जी। और दूसरा निकालता हूं जनाब वर्क डन ऑफ लोअर एंड। तो वो क्या आएगा, सेम ऐसे ही है जिस तरह W1 निकाला है, यहाँ पर क्या हो जाएगा W2 और यहाँ आ जाएगा P2 A2 V2 और T। लेकिन जहाँ एक चीज़ बहुत समझने के काबिल है और वो क्या है जनाब, वो ये है कि यहाँ पर मेरे पास नेगेटिव साइन आएगा। क्यों नेगेटिव साइन आएगा, इसलिए क्योंकि यहाँ पर प्रेशर जो है उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। आपके पास एक एरिया था, ऊपर देखिए एरिया बड़ा था, नीचे आके ये क्या हो गया, छोटा हो गया। जब एरिया कम हुआ है तो अब फ्लो तो वैसे ही जा रहा है, मैथ तो सेम है, लेकिन अब जो प्रेशर है उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। कैसे जी, यहाँ पर फ्लूइड प्रेशर लगा रहा था, यहाँ फ्लूइड पर प्रेशर लग रहा है, आ रही समझ। तो जब डायरेक्शन चेंज होगी तो वर्क डन जो था यहाँ पर क्या था, यहाँ वर्क डन ऑन द सिस्टम था, यहाँ वर्क डन ऑन द फ्लूइड है, यहाँ वर्क डन ऑन द सिस्टम है, यहाँ बाय द सिस्टम है। तो दोनों में क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। जब डायरेक्शन चेंज होगी तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस। तो अब क्या करूँगा, टोटल वर्क निकाल लेता हूँ। टोटल वर्क किसके इक्वल है, W1 प्लस W2। तो क्या हो जाएगा, W1 क्या है P1 A1 V1T और ये हो जाएगा माइनस P2 A2 V2 और T। आ रही है समझ। इसको मैं क्या कह देता हूँ, इसको मैं W कह देता हूँ। ये क्या है, टोटल वर्क। अच्छा जी, इधर देखिए बड़ी अहमियत की हामिल चीज़ आ गई। ये आपको नज़र आ रहा है A1 V1T A2 V2T, एरिया वेलोसिटी टाइम। ये वेलोसिटी और टाइम अगर मिल जाए, वेलोसिटी और टाइम मिल जाए तो क्या बनता है, डेल एक्स बनता है, बन रहा है डेल एक्स। तो यहाँ अगर मैं ये लगा दूँ P1 डेल एक्स 1, लेकिन नहीं, ये क्या है A1 और डेल एक्स 1 माइनस P2 A2 डेल एक्स 2। इसका मतलब है अगर ये यहाँ से मैं चेंज नहीं करता तो भी ऐसे डायरेक्ट यहाँ पर लिखा जा सकता। अब देखें ये चीज़ वॉल्यूम नहीं बना रही, एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ, और डेल एक्स हाइट ले लें, तो ये तीनों चीज़ें मिलकर क्या बना रही हैं, वॉल्यूम नहीं बना रही। तो ये हो जाएगा P1V माइनस P2V। ठीक है जी, V कॉमन अगर ले लूँ दोनों में से, हो जाएगा P1 माइनस P2 और यहाँ क्या आ जाएगा V, और ये मेरे पास निकल आया टोटल
वर्क। अच्छा, अब यहीं पर आप लोगों को एक सवाल पैदा हो सकता है कि सर ये आपने कैसे कर दिया, ये A1 डेल x1 और ये A2 डेल x2, या इसी को लेने A1 V1t और A2 V2t, इन दोनों को आपने एक ही वॉल्यूम कैसे कह दिया? कि तो फिर V1 होना चाहिए था और V2 होना चाहिए। तो इसका जवाब मैं यहीं देता जाऊँ। ये देखिए जी, आपके पास क्या है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आपने क्या पढ़ी, A1 V1 इज इक्वल टू A2, ये दोनों इक्वल होते हैं। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यही पढ़ी है, नहीं से पिछली जो थी। इन दोनों तरफ से मैं t को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा A1 V1t इज इक्वल टू A2 V2t। आ रही समझ? यही क्या है ना, ये पढ़ा A1 V1t और A2 V2t। तो हमने अभी क्या निकाला था, ये वॉल्यूम की को नहीं आ रहा था, तो ये वॉल्यूम बाय यूजिंग द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इक्वल होगा, इसलिए हमने यहाँ क्या लिखा, V1 और V2 नहीं लिखा बल्कि V और V लिखा। तो ये हो जाएगा P1 माइनस P2V। ये हमारे पास क्या आ गया, टोटल वर्क डन। और एक क्यों इक्वल, एक ही V आ रहा है, बाय यूजिंग द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अच्छा जी, हम वर्क एनर्जी प्रिंसिपल पढ़ चुके हैं बड़े ज़ोरों शोर से, और हमने वहाँ पर क्या देखा था, हमने देखा था कि आपके पास जो वर्क होता है वो किसकी होता है, या तो चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है अगर सिस्टम में सिर्फ काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है, और अगर सिस्टम में सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है तो फिर वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसकी इक्वल होगा, वर्क की होगा। लेकिन अगर दोनों चेंज हो रही है, सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो रही है और उसमें पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो रही है, तो आपके पास जो वर्क होगा वो किसकी इक्वल आ जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। समझ आ गई? तो अब देखिए, ये जो हमने अभी सिस्टम पढ़ा था उसमें क्या था, वाटर एज ए फ्लो करके ऊपर से नीचे आ रहा है या नीचे से ऊपर जा रहा है, एक ही बात है। नीचे से ऊपर जा रहा है या ऊपर से नीचे आ रहा है, तो दोनों सूरतों में क्या आ रहा है, जब वो ऊपर से नीचे आ रहा है तो क्या हो रहा है, दरअसल जैसे जैसे नीचे आ रहा है उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, और वो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में। उसकी स्पीड बढ़ रही है तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो रही है, मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो रही है और उसकी काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो रही है। तो वो दोनों क्योंकि चेंज हो रही हैं, इसलिए आपके पास जो वर्क होगा वो किसकी इक्वल हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। आ रही है समझ? अब निकाल लेते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। यही कर लेते हैं, वर्क अभी निकाला है, ये निकाला है जनाब, P1 माइनस P2V इज इक्वल टू चेंज। अच्छा जी, तो क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है, 1/2 mv2 स्क्वायर माइनस 1/2 mv1 स्क्वायर, ऐसे ही होता है ना, ये चेंज आ गया काइनेटिक एनर्जी, प्लस पोटेंशियल एनर्जी में चेंज क्या है जी, mgh2 माइनस mgh1। ठीक है भाई, इधर देखिए जी, आप लोग पढ़ चुके हैं कि जो रो होता है वो किसकी इक्वल होता है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम, ऐसे ही होता है। और यहाँ से अगर आप वॉल्यूम निकालना चाहें तो वॉल्यूम आपके पास क्या हो जाएगा, मैस ओवर रो। आ रही समझ? रो क्या होता है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम इधर आ गया, रो नीचे चलेगी तो m ओवर रो हो गया। तो यहाँ देखें, यहाँ आपके पास क्या है, v है, तो इसकी जगह मैं पुट कर सकता हूँ P1 P2, यहाँ मैं पुट कर सकता हूँ m ओवर रो। इधर क्या आ रहा है जी, 1/2 mv2 स्क्वायर माइनस 1/2 mv1 स्क्वायर, प्लस यहाँ क्या आ रहा है, mgh2 माइनस mgh1। ठीक है, अब क्या करता हूँ, इस रो को और इस m को दूसरी तरफ ले जाता हूँ। तो रो देखें, रो जब इधर जाएगा तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा, और ये जो m है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड होना शुरू हो जाएगा। तो ये हो जाएगा P1 माइनस P2 इज इक्वल टू, ये रो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/2 रो, और ये m है, m से m कट जाएगा तो ये हो जाएगा V2 स्क्वायर। ठीक है, और इधर भी ऐसे ही होगा 1/2 रो V1 स्क्वायर। यहाँ आएगा, देखें जी, m से m कट जाएगा, नीचे आएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, रो GH2 माइनस रो GH1। सिंपली क्या किया है भाई, m इधर क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके सबके साथ डिवाइड होगा, यहाँ डिवाइड होगा, यहाँ डिवाइड होगा, यहाँ डिवाइड होगा, यहाँ डिवाइड होगा, तो m से m कैंसिल, m से m कैंसिल, m से m कैंसिल, m से m कैंसिल। यहाँ रो है, यहाँ डिवाइड हो रही है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा रो V2 स्क्वायर, रो V1 स्क्वायर, रो GH2 और रो GH1। अरे समझ। अब इस तरह करता हूँ
कि P1 जिसके साथ 1 है उनको एक साइड ले जाता हूँ और 2 वालों को एक साइड। तो ये 1 वाले हैं तो P1 यहाँ देखें, या माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1, ये माइनस का था इधर आके प्लस हो गया। इधर क्या बच गया P2, ये P2 इधर माइनस का था उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। तो यही चीज़ तो हम निकाल रहे हैं कि जनाब अगर दो सिस्टम हैं तो वो सेम होंगे। P1 प्लस प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल होगा सिस्टम 1 का, और दूसरे सिस्टम 2 है तो उसमें भी क्या होगा प्रेशर और आपके पास काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं किसमें, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में, कि A1V1 इज इक्वल टू A2V2। अगर ये दोनों ही कांस्टेंट हैं तो हम लिख सकते हैं AV इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो हम इस सारे की जगह में लिख सकते हैं P प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर, बल्कि नहीं रो V स्क्वायर प्लस रो GH इज इक्वल टू कांस्टेंट। और ये चीज़ क्या है जनाब, ये आपके पास है बर्नौली इक्वेशन। ये क्या है बर्नौली इक्वेशन, इंतहाई अहमियत की हामिल है जनाब। एक दफ़ा फिर सुन लें समरी इसकी, कोई मुश्किल नहीं है। ये आपको लग रहा होगा बहुत कोई लंबी डेरिवेशन होगी, इतनी लंबी नहीं है। सिंपली आपने W1 निकालना है, मतलब वर्क निकालना है। तो वर्क पहले एक पोर्शन का जो आपने 1 लिया है उसका वर्क निकाल लेना है, फिर दूसरे का जो आपने 2 निकाला तो W1 हो जाएगा और W2 हो जाएगा। अब इसको टोटल कर लेना है W1 प्लस W2, आपके पास एक वर्क आ जाएगा। अब आपने एक दूसरा क्या लिखना है कि जो वर्क होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है, क्योंकि इसमें काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो रही है और पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो रही है। तो सिंपली आपने क्या करना है, जो वर्क आपने निकाला है वो एक साइड पे और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दूसरी साइड हो गया जी। अब क्या करना है, वहाँ पर वॉल्यूम यूज़ हो रहा था तो वॉल्यूम को आपने किस में कन्वर्ट कर देना है, मैस और डेंसिटी में। तो डेंसिटी जो रो होती है वो किसकी होता है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम उधर गया डेंसिटी नीचे आ गई, मैस ओवर डेंसिटी। तो जहाँ जहाँ जनाब अब वो था मैस ओवर डेंसिटी वो एक साइड पे था, जब वो दूसरी साइड पे जाएगा तो मैस डिवाइड हो जाएगा, डेंसिटी जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो वो ऑटोमेटिकली कट कटा के आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, कुछ ऐसा आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। अब हमने देखना है कि 1 वालों को एक साइड पे ले आए, 2 वालों को दूसरा साइड पे ले जाएं। तो ये वैसा ही केस बन जाएगा जैसे A1V1 A2V2 वाला सिस्टम है। ये किसकी इक्वल है, कांस्टेंट है। तो अब इसी चीज़ को आप लिख सकते हैं एज ए जनरल फॉर्म कि प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। आ रही है समझ? तो ये था हमारा आज का टॉपिक बर्नौली इक्वेशन। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। फिर भी किसी किस्म का अगर कोई मसला है, कोई परेशानी है, कोई इशू है, कोई क्यूरी है तो आप मुझसे बिला झिझक पूछ सकते हैं। मैं अवेलेबल हूँ आप लोगों के लिए। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।